Namaskar and Sat Sri Akal. This is part 5 of competency based questions extracted from NCERT exemplar। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है यार, आपको सोचना सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना, जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हर दो में से एक सवाल आप लोगों की नॉलेज को टेस्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सोचना सीखना है, क्योंकि अगर आप आगे जेई जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसी पे ही मैं आप लोगों के साथ मिलके काम कर रहा हूं इन वीडियोस के थ्रू। तो भाई इस वाले सवाल पर हमने पिछली वाली वीडियो को छोड़ा था, एज अ होमवर्क सवाल मैंने दिया था। बस थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे एक डायग्राम बनाने में एरर हो गया था। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे सरकमफ्रेंस पे जाके मिलेगा। ये चीज एक दो बच्चों ने कमेंट में भी लिख दी थी। तो हमको एक्स वाई और जेड के बीच में ना रिलेशन निकालना है, क्योंकि वही मेरा सवाल मेरे से पूछ रहा है। तो मैं इस सवाल को करूंगा कैसे यार, देखो ये वाला जो है, जो जेड एंगल है, ये सेंटर पे बन रहा है। बोलो हाँ है ना, ये सेंटर पे बन रहा है। तो तुमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है आर्क, और जो किसी भी पॉइंट पे करती है सरकमफ्रेंस में, उनमें क्या रिलेशन होता है। अगर ये z है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका आधा। याद आ रही है बात? तो ये भी z/2 होगा दोस्त, और ये भी z/2 होगा। बोलो हाँ है ना। अगर ये y है तो क्या ये भी y होगा? बोलो हाँ है ना। अब तुम लोगों को ये वाला क्वाड्रिलेटरल पकड़ना है, ठीक है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल पकड़ना है दोस्त? ये वाला क्वाड्रिलेटरल पकड़ना है। इसमें एक एंगल तुमको दिख रहा है x, दूसरा एंगल तुमको दिख रहा है y। ये क्या हो जाएगा 180 माइनस z/2, और ये क्या हो जाएगा सिमिलरली 180 माइनस z/2, और चारों का सम क्या हो जाएगा दोस्त 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसी रिलेशन को मैं यहां पे लगा रहा हूं, x प्लस 180 माइनस z/2 प्लस y प्लस 180 माइनस z/2 शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 180 180 360 को उड़ा दो तो तुमको x प्लस y किसके बराबर मिल रहा है, यहाँ पे माइनस z/2 जो कि माइनस z हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जाके z बन जाएगा, हेंस द आंसर इज सी। बहुत से बच्चों ने इस सवाल का सही उत्तर दिया था। एक और सवाल की तरफ तुमको लेके चलते हैं। आसान सा सवाल है, लेकिन यार इस सवाल से ना आप तुम्हारी विजुअलाइजेशन, तुम पुराने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स भी याद रखते हो या नहीं रखते हो, 9th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं, और ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। 9th में तुम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ के आते हो, फिर 10th में तुम बीपीटी पढ़ते हो, और तुमको अगर इनके बीच का रिलेशन नहीं पता कि कैसे मिड पॉइंट थ्योरम इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ बीपीटी, तो तुम लोग ऐसे सवाल करने में थोड़े से शायद लंबे सॉल्यूशंस यूज करोगे। लेकिन बहुत ही आसानी से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। सवाल आप लोग देख लीजिए। सवाल में क्या है बेटा, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, और डी ई एफ, ए बी बी सी और सी ए के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बच्चा क्या करता है, अच्छा है मिड पॉइंट है तो सर मैं ना सबको ना अज्यूम कर लेता हूं। मैं आपको बताता हूं कि कन्वेंशनल तरीका बच्चे को क्या हिट करता है। बच्चा सबके ना कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेता है, x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, और रिलेशन बनाना चालू कर देता है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू 3। तो वो लिख देगा x1 प्लस x2 शुड बी इक्वल टू 6। ऐसे ही वो y1 और y2 में रिलेशन बना देगा, शुड बी इक्वल टू 8। फिर ऐसे ही वो x1 x3 में रिलेशन बना देगा, y1 y3 में रिलेशन बना देगा, और फिर ऐसा मैनिपुलेट करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेगा, जिससे बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा ये सॉल्यूशन। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है थोड़ी सी अप्रोच बेटर करो, पहले सोचो सवाल को। आप लोग एक बात बताइए कि अगर ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये 1:1 है, ये भी 1:1 है, और ये चीज आप लोगों को पढ़ाई भी गई होगी यार कि बीपीटी का स्पेसिफिक केस ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम होता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है डी और एफ, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो क्या यहां पर बीपीटी को यूज करके आप बोल सकते हो कि आपका डी एफ बीसी के पैरेलल होगा? बोलो है ना। सिमिलरली अब इसके पर्सपेक्टिव से देखो, अगर ये 1:1 है तो ये भी तो 1:1 है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी? सिमिलरली आप एक और चीज बोल सकते हो कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। यहीं से ही यूजिंग ऑल दीज रिजल्ट्स आप बोल सकते हो, देखो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये
मेरा देख लो एक बारी कहां पर है हाथ, डी एफ ई बी, क्या ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया? मैं लिख देता हूं, डी एफ ई बी, क्या ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ओलंपियाड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ध्यान रखना, कभी भी ट्राइंगल की साइड्स का मिड पॉइंट पकड़ के ऐसा ट्राइंगल बनाओगे ना, और यहाँ पर एरिया से रिलेटेड भी रिलेशन होता है, लेकिन अब एरिया वाली चीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं सवाल नहीं करा रहा। जब मैं थोड़ा सा हटके सवाल कराऊंगा कि जहां पर मैं आपको जेई फाउंडेशन के लिए रेडी करवा रहा हूं, वहां पर मैं एरिया वाले सवाल भी लूंगा। अभी मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उन्हीं सवालों तक सीमित रख रहा हूं आपको, जो आपको सोचना भी सिखाएं, थोड़ा सा टेस्ट भी करे, लेकिन सिलेबस के अंदर के सवाल हैं सारे के सारे। तो आपको दिख रहा है कि डी एफ ई बी एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया जिसकी 3 वर्टिसेस पता है, तो ऐसे सवाल आपने करे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में भी करे होंगे, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बोलते हो कि यार इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वही इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो 3 + 8 डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू 6 + x2 डिवाइडेड बाय 2। यहां से आपको सीधा सीधा x2 मिल जाएगा 5 के बराबर। ये मैंने लिखने के लिए लिख दिया कि आप लोग लिखोगे कैसे। अब मैं इसको ओरली कर रहा हूं। मेरे को पता है 3 + 8 इसका जो सम है वही x2 और 6 का होना चाहिए, तो x2 हो गया 5। 4 और 9 13 सम होना चाहिए 7 और y2 का, तो y2 क्या हो गया 6। ऐसे ही आप लोग बहुत प्यार से x1 y1 भी निकाल सकते हैं और x3 y3 भी निकाल सकते हैं। x1 y1 क्या हो जाएगा? अब कौन सा आप लोग पैरेललोग्राम पकड़ोगे दोस्त? ये वाला पैरेललोग्राम पकड़ोगे। तो 3 और 6 9, तो 8 और 1, 4 और 7 11, तो 9 और 2। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशंस हम लोगों को सोचने हैं यार। कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन देखो यार, फील दे रहा होगा तुम लोगों को। और उसके बाद इसको निकालने के लिए ये वाला पैरेललोग्राम पकड़ लेते हैं। 8 + 6 14, तो ये हो जाएगा 3 और 11, और 9 और 7 16, तो ये हो जाएगा 4 और 12। तीनों के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे सामने हैं। इस तरीके से तुमको सवाल को करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक और सवाल है तुम्हारे सामने। अब देखो यार, सिंपल सा सवाल है, लेकिन मेरे को लगा कि डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं, और इन्हीं बेसिक चीजों पे ना सीबीएसई तुमको टेस्ट करेगा कि बच्चे ने थ्योरी में वो जो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर टाइम बिताया है, उस पर सोचा है या नहीं सोचा। जैसे सवाल क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ अ टावर and the distance of the point of observation from its foot are both increased by 10%, then angle of elevations remains unchanged. True या false? तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में एक्टिविटी है ये, जहां पर वो एक ट्रायंगल बनाता है, आप लोगों को शायद याद आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, और फिर वो क्या करता है, इस तरीके से इसको भी बढ़ाता है, इसको भी बढ़ाता है, और इस तरीके से एक और ट्रायंगल की फॉर्मेशन देता है, और बोलता है कि देखो यार अभी भी मेरा ये वाला एंगल सेम है, साइन सेम है, इस तरीके साइन सेम है, कॉस सेम है। तो वहां से आपको पता चलता है कि अगर आपकी साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाई जाएं तो आपका एंगल या फिर टी रेशियो चेंज नहीं होता है। जैसे यहां पर मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल लेके बता देता हूं। ये रहा मेरा ऑब्जर्वर, मान लो ये x है, ये y है, ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो तुम, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो, इसको 100 ले लो, इसको 10 ले लो, तुम्हारा मन है तो। चलो मैं तुमको स्पेसिफिक वैल्यू लेके सिखाता हूँ, ज्यादा जल्दी चमकेगा। मान लो हाइट है 100 और ये है 10, दोनों को 10% बढ़ा दो, ठीक है, दोनों को 10% बढ़ा दो, 100 से ये 110 हो जाएगा और ये 10 से 11 हो जाएगा। यहां पर ये थीटा था, मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहां पर हम मान लेते हैं फाई होगा। देख लेते हैं कि थीटा और फाई बराबर है या फिर अलग अलग है। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 100/10 यानी कि 10। यहां पर tan फाई किसके बराबर हो जाएगा, 110/11 यानी कि और कुछ नहीं 10। तो फाई और थीटा दोनों के दोनों सेम ही हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप ट्राइंगल की साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो आपके टी रेशियोज या फिर एंगल्स चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। चलो भाई, बहुत ही लाजवाब सवाल है, मतलब ये सवाल जिन बच्चों ने सॉल्व किया है वो तो कर लेंगे इजीली, लेकिन अगर ऐसा सवाल आपने सॉल्व नहीं किया है और ऐसा सवाल बाई चांस आपके पेपर में, आपके सेट में आ जाए ना,
तो डायग्राम तक नहीं बनेगा ऐसे सवाल का। इसलिए मैं इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस में डाल रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज, डायग्राम, विजुअलाइजेशन सब चीज डिमांड कर रहा है ये सवाल। आराम से देखेंगे जिन बच्चों ने नहीं सॉल्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ स्फेरिकल बलून of radius r subtends an angle theta at the eye of an observer। यही सबसे चमकने वाली स्टेटमेंट है। If the angle of elevation of its center is phi, find the height of the center of the balloon। तो आपको लग रहा होगा कि सर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो ज्यादा दी नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ r दिया है, थीटा दिया है, फाई दिया है और हाइट पूछा है बलून के सेंटर का फ्रॉम द ग्राउंड। तो चलो सबसे पहले तुमको ना डायग्राम को विजुअलाइज करवाते हैं, और प्यारा डायग्राम है इसका, आराम से देखना, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा बलून है, स्फेरिकल शेप है बलून की, ये चीज तुमको दी हुई है, और उसके बाद तुम एक अपना ग्राउंड रेफरेंस बना लो, ठीक है। ये मैंने अपना एक ग्राउंड रेफरेंस बना लिया, सीधी है ना लाइन, थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं। अब इसका सेंटर पकड़ लेते हैं अपन लोग, इसको यहां पर, और सेंटर से अपन लोगों ने क्या किया दोस्तों, सेंटर से अपन लोगों ने ऐसे एक लाइन ड्रॉप कर दी, और यही अपने को निकालना है, ठीक है। यही अपने को निकालना है। इसको मैं O बोल देता हूं, और इसको मैं कुछ भी बोल देता हूं, जो भी मेरे को निकालना है, इसको मैं X बोल देता हूं, चलो। और ये मेरे को R दिया हुआ है ना, रेडियस है मेरा R। और अब मैं बोल देता हूं कि मेरा जो ऑब्जर्वर है कहीं यहां पर खड़ा हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज फाई, तो इसको आप मिलाओगे सेंटर से, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है दोस्त फाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्रैक करनी है ना यहां पर, कि ये थीटा कैसे लोगे डायग्राम में, ध्यान से समझना। A spherical balloon of radius r subtends an angle theta at the eye of an observer। तो किस तरीके से लेना दोस्तों, तुमने ये वाला सीन ना देखा है, तुमने ऐसा करा है कि बाहर एक पॉइंट है, तुम ऐसे टैंजेंट्स ड्रॉ करते हो, तो तुमने ये वाली टर्मिनोलॉजी पढ़ी है कि जो ये टैंजेंट है वो सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है। कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को, जो ये टैंजेंट है ये सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड हो रहा है। तो यहां पर जो ये थीटा दिया हुआ है ना दोस्त, ये वाला एंगल दिया हुआ है कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये जब बलून को देख रहा होगा तो उसको यहां पर एक चीज दिख रही होगी और यहां पर एक चीज दिख रही होगी। तो यहां से आप लोगों को दो टैंजेंट्स ड्रॉ करनी है। मैं इस वाले येलो पेन से करता हूं। तो यहां पर मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर दी ऐसे, और यहां पर मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर दी ऐसे। और जो ये वाला एंगल है ना दोस्त, ये वाला एंगल, दिस इज गिवन टू यू एज थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर ऐसा सवाल नहीं किया हो ना तो ये थीटा को लेके ही कंफ्यूज हो जाओगे कि थीटा लेना किसको है। कुछ बच्चे थीटा इसको ले लेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, सवाल को पढ़ना है आराम से। स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r सबटेंड्स एन एंगल, तो बलून से जो एंगल सबटेंड हो रहा है, बलून से जो ऑब्जर्वर की आई पे एंगल सबटेंड हो रहा है, इसलिए मैंने ये वाला एंगल लिया। समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। चल अब बढ़ते हैं, मतलब इन शॉर्ट ये और कुछ नहीं है, जो एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स होता है ना फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो वाले एंगल की बात कर रहा है ये। अब अपने को बस दिमाग लगा के ये x के बारे में पता करने का है ना। तो ये x के बारे में कैसे पता करें, देखो अब यहां पर हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि हम लोग ना ये भी तो मेरा r होगा दोस्त, बोलो हाँ है ना, ये भी तो मेरा r होगा, ऐसे इसको मान लेता हूं परपेंडिकुलर। अब हाँ, एक और चीज गलत होगी बच्चों से जो करते हैं, और ये बहुत बच्चे गलत करेंगे कि बहुत बच्चे ना यहीं पर ही, ये जो येलो वाली लाइन है ना वो यहां पर मिला देंगे। तो ऐसा होना जरूरी नहीं है दोस्त। तो आप लोगों को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप डायग्राम इसी तरीके से बनाओ कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो ये वाला पॉइंट है वो कोइंसाइड करे या ना करे, उसको लेके आप श्योर नहीं हो सकते हो। तो अपन लोग सबसे पहले इसको बोल देता हूं मैं कुछ OP बोल देता हूं, चलो, और इसको मैं बोल देता हूं D। तो ये DOP ट्राइंगल पकड़ो, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल आधा हो जाएगा ना थीटा के, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, θ/2 के बराबर है। तो यहां से मेरे को OD की लेंथ बता दो फटाफट से।
तो तुम लोग बोलोगे सर ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय ओडी शुड बी इक्वल टू साइन थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहां से मेरा ओडी मेरे को पता चल जाएगा कि आर बाय साइन थीटा बाय 2 है। अब क्या करूंगा, अब मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ूंगा, इसको भी मैं एक नाम दे देता हूं, पी क्यू दे देता हूं, चलो उसको नाम। तो ओ क्यू डी ट्रायंगल पकड़ो दोस्तों, और अब तुम लोगों को पता है कि ये तो मेरा फाई है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा हमें अब दोबारा से। तो x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय दिस ओडी शुड बी इक्वल टू साइन फाई बाय 2। ठीक है, अब यहां से फटाफट से ओडी की वैल्यू डाल दो, तो x हो जाएगा तुम्हारा ओडी साइन फाई बाय 2, और ओडी की वैल्यू क्या है दोस्त, ओडी की वैल्यू है हमारी r अपॉन साइन थीटा बाय 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन फाई बाय 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, r साइन फाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा बाय 2। दिस इज योर आंसर। आर थीटा और फाई की टर्म्स में आपने हाइट बता दी बलून के सेंटर की फ्रॉम द ग्राउंड। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और मेरे हिसाब से इस सवाल में खूबसूरती का अदाई करती है जो बच्चा ये समझ पाए, मैं इसको एक और, जो बच्चा ये समझ पाए कि यार ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट से ऐसे टैंजेंट बनाऊं, ठीक है, तो यहां पर इसका ऐसे कॉमन इंटरसेक्शन हो जाए। ये चीज अगर इस तरीके से आप डायग्राम बना रहे हो, अगर एग्जामिनर ने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया फिर तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ऐसा अलर्ट हुआ तो ये वाली गलती आपकी पकड़ लेगा। और ये वाली गलती ना आपको बहुत सारे टीचर्स जब इस सवाल को सॉल्व करते हैं ना यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर इसका डायग्राम ही गलत बनाते हैं। इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे बनना चाहिए मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, कि अगर आप यहाँ से कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो आप टैंजेंट्स को ऐसे जेनरिक तरीके से ड्रॉ करिए, और सेंटर आपका ऐसे, सेंटर से आप ऐसे लाइन को लैंड करिए। आपको इसको भी रेडियस लेना है, इसको भी रेडियस लेना है, इसका कोई यूज नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ये वाला ट्रायंगल पकड़ना है। ओ आप लोगों को सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल पकड़ना है, और फिर आप लोगों को ये वाला ट्रायंगल पकड़ना है। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को? चलो अब बारी है भाई होमवर्क सवाल की। तो आज का होमवर्क सवाल ये रहा, बहुत ही प्यारा सवाल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड ये सवाल है, पैटर्न पे बेस्ड ये सवाल है। मैंने तुमको बोला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल मैं बना सकता हूँ, एंड दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस फ्रॉम माय 350 प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पीडीएफ। अगर आपको भी थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करना है, और मैं स्ट्रिक्टली बता दूं ये पीडीएफ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तो तुमको हेल्प करेगी, लेकिन उसके अलावा अगर तुमको जेई फाउंडेशन करनी है ना, तो इस पीडीएफ में जो सवाल हैं वो तुम्हारी सोच बदल देंगे, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल देंगे, और तुम लोग अपने आप ही लीग अपार्ट हो जाओगे। वो जो टॉप 1% स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें तुम पक्का शामिल हो जाओगे अगर तुम ये 350 सवाल लगा लेते हो। इसके अलावा यार थैंक यू सो मच, बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है आप लोगों की साइड से, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की साइड से, वो देख के मेरा दिल बहुत खुश है यार। अब थोड़ा सा ऐसा दिखने लगा है, आप लोग कमेंट्स करते हो, आप लोग लाइक करते हो, सेशंस को आप लोग शेयर करते हो, तो यार इट मीन्स अ लॉट टू मी। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बताओ। मेरी कुछ बच्चों से फ़ोन पे बात हुई, उन बच्चों ने बताया कि सर हमको PYQs प्रैक्टिस करवा दो, हम लोगों को ऐसा बुक्स के कुछ बुक्स के नाम बच्चों ने लिए जो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर अभी, फिर फालतू का कॉपीराइट आ जाता है, उसके सवाल करवा दो, और सैम्पल पेपर्स करवा दो थोड़े से। तो आप लोग भी मुझे सजेशन दो कि मैं क्या क्या आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। क्या आपको कोई ऐसा प्रैक्टिस बैच चाहिए, क्या आपको कुछ ऐसे मेंटोरशिप सेशन चाहिए, क्या मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना लूं जहां पर आप डाउट शेयर कर सको, मुझसे इंटरेक्ट कर सको, जो भी आप लोगों की डिमांड है आप लोग मुझे बताओ। क्योंकि यार टेलीग्राम का ग्रुप तो बन रखा है, लेकिन टेलीग्राम पे ना मैं एक्टिव नहीं रह पाता हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए आप लोग मेरे को सजेशंस दो। अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है जहां पर मैं आप लोगों के लिए ऐसा पीडीएफ वगैरह डालता रहता हूँ, गगन सर क्लास 10 करके पेज है, तो तुम लोग वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी बात वहां पर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, गगन सर क्लास 10 करके पेज है।
चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।